क्या कहता है? कहता है उसे किसी वकील फकील की जरूरत नहीं है। वकील साहब बड़ा अजीब आदमी है, उधर फांसी का फंदा तैयार है, उधर हंसता गाता रहता है वो। अरे तो मेरा नाम नहीं बताया उसे? जी अब तक अपने अपना नाम बताएगा। भूल गया। खैर अब जाओ और जाकर उसे मेरा नाम बताना और कहना फीस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी। हाँ तब शायद मान जाए। हाँ वकील साहब, पर नाम? भगत राम, वकील भगत राम। जी वकील भगत राम। हाँ फिल्मी एक्टर के यहाँ 25 लाख रुपए बरामद। पुलिस का छापा। 25 लाख रुपए? अच्छा होता कि ये वकीली छोड़ एक एक्टर ही बन जाता, कम से कम 25 लाख रुपए तो होते। जेल से कैदी फरार। अक्सर जेल से कैदी फरार यही रहते। चल लीजिए वकील साहब आपका मुवक्किल, बड़ी मुश्किल से मना करके लाया हूँ। वार्डन साहब। हाँ क्या है? बीड़ी हो तो? बीड़ी हो तो? तुम लोग क्या समझते हो बीड़ी का मेरे बाप का कोई कारखाना है? पहले अपने वकील से ठीक तरह से बात कर। बीड़ी हो तो? आपका ही नाम फंदी है ना? जी हाँ। आप बैठिए। आपने ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ? वार्डर साहब ने पहले ही बता दिया था कि आप वकील हैं। वकील साहब एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप मुझे आप कह रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। मैंने किसी भी वकील को, हम जैसे वकील को तू के अलावा और कुछ कहते नहीं सुना। सबसे एक ही बात सोच रहा हूँ। कौन सी बात? कि आप इतनी शराफत रखकर वकीली कैसे कर लेते हैं यार? मैं वकीली छोड़ सकता हूँ फंदी, पर शराफत नहीं। मैं तुम्हारे मुकदमे में पूरी जान लड़ा दूंगा। पर वकील साहब मैं आपको अपना वकील कैसे बना लूं? क्यों? मैंने तुम्हारा मुकदमा ले लिया है और मुझे पूरी आशा है कि ये मुकदमा मैं जरूर जीतूंगा। पर आपने मेरा मुकदमा ले कैसे लिया? मैंने तो आपको अपना वकील चुना ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? तुमने खुद मुझे अपना वकील चुना है। नहीं वकील साहब, अब आप भी सोचिए ना, अगर वकील लगाने के लिए मेरे पास पैसे होते तो क्या मेरा बाप यूं मरता? अच्छा ठीक है। विश्वास करो फंदी, तुमने खुद मुझे अपना वकील चुना है। अच्छा याद करो, परसों तुम कोर्ट में लाए गए थे ना, शनिवार के दिन? हाँ वकील साहब याद आया। उस दिन तो मेरी घरवाली भी आई थी और मेरा बेटा पुत्तू भी आया था। वकील साहब क्या आपने उन्हें नहीं देखा? नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। क्या बताऊं वकील साहब, बड़ा चंट लड़का है, गुलेल का निशाना तो एक। जब तुम लाए गए थे तब जज साहब ने तुमसे क्या पूछा था? यही खुदा को हाजिर नाजिर जानकर। और याद करो। और तो कुछ याद नहीं आता। सरकारी वकील जब अपनी बात कहने उठा तब जज साहब ने तुमसे क्या कहा? हाँ हाँ, मुजरिम का वकील कहाँ है? तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा घर में साली फूटी कौड़ी नहीं है, वकील कहाँ से पैदा करूं? इस पर जज साहब ने तुम्हें डांटा था ना और कहा कि अदालत में साला साली लाने की कोई जरूरत नहीं है। जी वकील साहब। फिर तुमने माफी मांगी थी ना? जी हाँ। इसके बाद जज साहब ने तुमसे क्या कहा? हाँ, जज साहब ने कहा कि तुम्हें सरकारी खर्च पर वकील दिया जाएगा, पर मैंने मना कर दिया। फिर जज साहब ने तुम्हें समझाया था ना? जी। उसके बाद सरकारी वकील ने तुम्हारे सामने कुछ नाम पढ़े थे ना? हाँ वकील साहब, उन नामों को इतनी तेजी से पढ़ रहा था जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। और जज साहब ने कहा कि इनमें से किन्हीं को चुन लो। जी। अब सवाल ये उठता है फंदी कि तुमने इतने नामों में केवल भगत राम का नाम चुना, आखिर क्यों? क्या तुम जानते थे कि वो इस पीढ़ी का सबसे होशियार लेकिन सबसे बदकिस्मत वकील है? क्या तुम उस वकील को जानते थे? सच बताऊं वकील साहब, मैं किसी भी वकील बैरिस्टर को नहीं जानता हूँ। मैं खानदानी चोर थोड़े ही हूँ कि खानदानी वकीलों को जानूंगा। इस आधार पर मुझे यानी वकील भगत राम को चुना? पर आप इसे जानने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? इसलिए फंदी क्योंकि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है। ऐसा पहली बार हुआ। मैं सोचता था कि वो दिन जरूर आएगा जब मेरी योग्यता की कद्र कोई ना कोई जरूर करेगा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ फंदी कि वो कद्रदान तुम हो। वकील साहब ये तो संजोग है, 100% संजोग। समझो
हाँ वकील साहब, जब कोर्ट का बाबू वकीलों के नाम हनुमान चालीसा की तरह दे रहा था तो मैं भीड़ में बैठी अपनी औरत के मुरझाए चेहरे की तरफ देख रहा था, जो किसी भी मुसीबत से न घबराने वाली मेरी घरवाली 1 महीने में सूख कर कैसे कांटा हो गई थी और मेरा कुत्तू मेरे चेहरे की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था। तो तुम वकीलों के नाम नहीं सुन रहे थे? नहीं वकील साहब, पर भगत राम का नाम याद रह गया। वो कैसे? भगत राम मेरे बाप का नाम था वकील साहब। वही जिनकी तुमने हत्या कर डाली? जी हाँ वकील साहब, एक बात पूछूं? जब मैंने कोर्ट में आपका नाम लिया हाँ। तो सरकारी वकील, दूसरे वकील, यहाँ तक कि बाबू भी हंस रहा था। मेरा ख्याल है कि जज साहब भी मुस्कुरा रहे थे। हंसने दो फंदी, हंसने दो। अब देखना, एक एक के चेहरे की हंसी गायब करता हूं या नहीं। इस बार भाग्य मेरा साथ दे रहा है, इसलिए तो इस प्रकार के संजोग आ रहे हैं। अच्छा वकील साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो सरकार उसे अपने खर्च पर वकील क्यों देती है? सरकार चाहती है कि हर एक को न्याय मिले। मुजरिम चाहे तो खुद भी अपनी पैरवी कर सकता है, इसके बाद भी वकील जरूरी होता है। वो न्याय के लिए लड़ता है। वैसे तो मैं गंवार आदमी हूँ वकील साहब, पर आप एक बात सच बताइएगा, क्या वकील न्याय के लिए लड़ता है या अपने मुवक्किल के लिए? तुम जिस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हो उससे मुझे लगता है कि इस बार जो मुझे मुकदमा मिला है बहुत सूझबूझ वाले मुजरिम का मुकदमा मिला है। वकील साहब, हाँ। आप सिगरेट नहीं पीते? नहीं, पीता तो नहीं हूँ। अगर तुम पीना चाहो तो मंगवा दूंगा। नहीं, मैंने सोचा कि आप इतना अधिक दिमागू काम करते हैं तो सिगरेट तो पीते ही होंगे। मैं तो एक बीड़ी के बगैर 1 मील भी ट्रक नहीं चला सकता, और भगवान को सब ये मिल जाए तो सड़ी से सड़ी ट्रक भी हवाई जहाज हो जाती है। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सिगरेट मंगा देता हूँ। यहाँ? हाँ हाँ, यहाँ। वार्डर साहब, वार्डर साहब, हुक्म कीजिए हुजूर। अरे ये अपना फंदी है ना, सिगरेट पीना चाहता है। और यहाँ मैं आपकी दिक्कत समझता हूँ, ये लीजिए। और फंदी को कभी कभी बीड़ी सिगरेट पिला दिया कीजिए। अब आपको क्या बताऊं वकील साहब, ये कैदी दिन भर मुझसे बीड़ी मांगते रहते हैं। अब मैं किस किस को बीड़ी पिलाता रहूं? आप तो जानते हैं हर चीज को कितनी आग लगी हुई है। मैं आपकी दिक्कत को समझता हूँ। अच्छा सुनिए, बची कुची चिल्लर भी आप ही रख लीजिए। ठीक है वकील साहब। देखा वकील साहब, 100 रुपए का जादू कैसा पालतू बन गया। पैसा इंसान को पालतू बनाता है और गरीबी अपाई। पर वकील साहब, आप मुझ पर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? आपको मुझ पर दया आती है ना? ऐसी कोई बात नहीं है फंदी। वकील साहब, आपकी बातों से ऐसा न जाने क्यों लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा। अरे तुम बचना चाहते हो? कौन मरना चाहता है वकील साहब? और फिर मैं क्यों मरूं? ट्रक चलाता था, आज भोपाल, कल इंदौर, परसों मुंबई, कभी दिल्ली और कभी कलकत्ता। 5,000 रुपए पगार और रास्ते का खर्च अलग से, और कभी कभार एक आध 2 सवारी बिठा ली वो अलग से। अब ऐसी जिंदगी को छोड़ के कोई क्यों मरेगा वकील साहब, जो मैं मरूं? तो ठीक है, तय रहा। कल जो कोर्ट में होगा हम उसकी अच्छी सी रिहर्सल यहीं करेंगे, जिससे कोई कसर न रह जाए। यानी कल की तैयारी करेंगे? हाँ, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। जी। अच्छा, कोर्ट का आइडिया है ना तुम्हें? हाँ, उसमें शुरू से अंत तक कोर्ट के ही सीन थे। तो ठीक है, मान लो कि ये कोर्ट है, ठीक है? ये मान लो यहाँ जज साहब बैठे होंगे, ठीक है? और इस कुर्सी के पीछे तुम रहना, ये कटघरा है जी। ठीक है ना? और सरकारी वकील, हाँ सरकारी वकील यहाँ है, ठीक है? और सामने दर्शक, और मैं यहाँ रहूँगा, ठीक है? जी। तो कोर्ट की कार्यवाही शुरू करें? जी। ठीक। योर ऑनर, आपके आदेश से मुजरिम फंदी व भगत राम के मुकदमे का तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। मुजरिम फंदी
वह भगत राम इस शहर के बांकीपुरा मोहल्ले में रहता था। वो ट्रक चलाने का काम करता था। वो कभी किसी ट्रक कंपनी की नौकरी में नहीं टिक सका। पता नहीं क्यों वो कभी किसी कंपनी का विश्वास पात्र भी नहीं बन सका। योर ऑनर, गलत योर ऑनर, सरकारी वकील का बयान सरासर गलत है। फंदी व भगत राम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में पिछले 5 सालों से नौकर था, पर उसे एक दिन जब गांजे के स्मगलिंग के लिए कहा गया तो इसने साफ इनकार कर दिया। सरकारी वकील सरासर झूठ बोल रहे हैं। फंदी बहुत भरोसे का आदमी है साहब। योर ऑनर, मुझे अपनी बात पूरी करने की इजाजत दी जाए और मुजरिम के वकील साहब से कहा जाए कि बीच में ना बोले। दरखास्त मंजूर, आप बयान जारी रख सकते हैं। तो योर ऑनर, मैं ये कह रहा था कि मुजरिम फंदी का बाप कैंसर से पीड़ित था। कैंसर की बहुत बिगड़ी हुई हालत में होने के बाद भी वो कम से कम 1 माह और जीवित रह सकता था। हत्या की जिस दिन घटना हुई उस दिन फंदी शराब में धुत लौटा। लौटने पर उसके बाप ने पूछा, बेटा दर्द कम करने इंजेक्शन लाया है? इस प्रश्न पर फंदी अपने बाप पर भड़क उठा। दोनों में कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई योर ऑनर कि फंदी ने आज देखा न था और अपने बाप का गला घोट दिया। जिस वक्त ये अपने बाप का गला घोट रहा था उस वक्त दरवाजे पर भोला खड़ा था और उसने अपनी आंखों से ये सारा दृश्य देखा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्पष्ट है योर ऑनर कि हत्या गला घोट कर ही की गई। इसलिए योर ऑनर, मुजरिम फंदी को भगत राम पर तार गिराते ही इसकी दफा के नंबर 2 के अंतर्गत कत्ल का जुर्म कायम किया गया। मेरा गाड़ी का नंबर ऐसा है योर ऑनर कि उस दिन फंदी रात को घर लौटा था, पर शराब पीकर नहीं। शराब पीने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो अपने बाप को बचाना चाहता था। वो अपने बाप को दिलो जान से चाहता था। योर ऑनर, कैंसर की बीमारी किसी भी दुश्मन को ना हो हुजूर। मोबाइल कैंसर की बीमारी से फंदी की नौकरी छूट गई थी। उसकी औरत के गहने बिक गए थे, घर के बर्तन बिक गए थे, फिर भी फंदी ने घुटने नहीं टेके। उसने अपने सिर पे 5000 रुपए का कर्ज चढ़ा लिया सिर्फ इसलिए कि वो अपने बाप को बंबई ले जाकर उसकी इलाज करा सके। पर वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। योर ऑनर, मुजरिम का वकील बाद में भी अपना पक्ष रख सकता है। मुझे गवाहों को पेश करने की इजाजत दी जाए। मुजरिम के वकील का बयान जारी रहे। पर योर ऑनर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आप मुझे बोलने दीजिए। तो जैसा मैं बता रहा था कि फंदी का बाप ना तो जीता था ना मरता था। वो 24 घंटे एक ही रट लगाए रहता था कि वो मरना चाहता है। वो कहता था कि बेटा मुझे कहीं से जहर ला के दे दो, कुल्हाड़ी से मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। वो हमेशा बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। धीरे धीरे उसके घाव में इतना दर्द होने लगा कि सिर्फ बेहोशी के इंजेक्शन लगाने से ही उसे नींद आती थी। डॉक्टर हरपाल सिंह 500 रुपया लेते थे एक इंजेक्शन लगाने के लिए। धीरे धीरे फंदी की यह हालत हो गई कि उसके पास इंजेक्शन लगाने के लिए भी पैसे नहीं थे। योर ऑनर, मुजरिम के वकील साहब जो भी बयान दे रहे हैं उससे इस मुकदमे का कोई संबंध नहीं है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे बोलने दीजिए। पर कोर्ट में कोर्ट को मारिए गोली। तो साहब, मैं बता रहा था कि फंदी के पास इंजेक्शन लगाने के लिए भी पैसे नहीं थे और इधर उसके बाप के दर्द से चीखना उसका कलेजा चीर रहा था। और उस दिन जब शाम को फंदी घर लौट रहा था तो खान ने रास्ते में उसकी छाती पर डंडा डालकर उसकी बेइज्जती की। और घर में आता है इसकी बीवी ने चिल्ला के ऐलान किया कि घर में चावल का एक दाना नहीं है और इसके लड़के को पड़ोस के लड़कों ने मिलकर मारा है। उसकी नाक से खून बह रहा है। और घर में कदम रखते ही बाप ने पूछा, बेटा आज दर्द कम करने का इंजेक्शन लाया है? इसको फंदी ने कहा जैसा आप उसका बाप उसके कदमों से लिपट कर रोने लगा, कहने लगा बेटा इंजेक्शन नहीं है मौत, इंजेक्शन नहीं है मौत। जैसा आप फंदी को इंजेक्शन नहीं दे सकता था पर मौत तो दे ही सकता था। और इस तरह पत्नी का हाथ न जाने कैसे अपने बाप की गले की तरफ बढ़ गया। जैसा आप यकीन नहीं मानेंगे, आती हुई मौत को देखकर उसका बाप दुखी नहीं था बल्कि वो हंस रहा था जैसे कोई उसे मनचाही मुराद मिल रही हो।
और इस तरफ फंदी का बाप मर गया और फंदी को इतना भी होश नहीं रहा कि बोला दरवाजे पे खड़ा सब कुछ देख रहा है। बस साहब मुझे इतना ही करना है, अब सरकारी वकील अपना बयान जारी रख सकते हैं। फंदी, ये तुम्हें क्या हो गया फंदी? मुझे कुछ नहीं हुआ है वकील साहब। नहीं, तुम्हें जरूर कुछ हो गया है। मेरे जो मन में आया मैंने कह दिया। कोर्ट में तो ये मौका नहीं मिलता, वहाँ जुबान नहीं खुलती है। तुम्हारी इसी कहानी को तो अदालत में लाना है। इरादे का सवाल, तुम्हारे हाथों से कत्ल हुआ पर तुम्हारा इरादा कत्ल करने का नहीं था। मैं इसी बात पर कमाल करूंगा। फिर कैसे करेंगे? गवाहों को पलट कर। वकील साहब, सरकार के तरफ से जितने भी गवाह लाए जाएंगे एक से एक नमक हराम होंगे। तुम देखते तो जाओ। तो क्या, अब तुम गवाह इसके पीछे खड़े हो जाओ। योर ऑनर, इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह हसरत व करीम खान से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? क्यों के साहब, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। और सुनो, तुम हसरत और दूसरे गवाहों को भी अच्छी तरह जानते हो, इसलिए गवाही ऐसे देना जैसे तुम असली के गवाह हो। जी ठीक है। तुम्हारा नाम? हसरत मियां हुजूर। बाप का नाम? करीमुल्ला। उम्र? 35 साल। तुम फंदी को जानते हो? फंदी तो अपने बचपन का दोस्त रिया है हुजूर। फंदी कैसा आदमी है? फंदी बहुत अच्छा आदमी है हुजूर। तुम अभी गवाह हो, गवाह हसरत की तरह बोलो ना। वकील साहब, आप तो फिक्र रहिए, हसरत दिल का अच्छा आदमी है, कोर्ट में इसी तरह बोलेगा। तब तो ठीक है। तो हसरत, तुम फंदी के घर आते जाते रहते थे? हुजूर, जब तक हम उसके घर नहीं जाए अपना तो खाना ही नहीं पचता था। तब तो तुम ये भी बता सकते हो कि फंदी और उसके बाप के संबंध कैसे थे? साहब, दोनों के आपसी संबंध का क्या कहना हुजूर, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। क्या फंदी की नौकरी छूट गई थी? जी हाँ। क्या फंदी का बाप बीमार था? बहुत बीमार था साहब, उसको कैंसर था गले का। उस दिन तुम शाम को फंदी के यहाँ क्यों गए थे? बात ऐसा है हुजूर कि जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी के हसनात भाई से मेरी बात हुई थी। वो कह रिया था कि फंदी को काम मिल सकता है, यही बताने वास्ते हम उसके घर गया था। तो जब तुम उसके घर गए तो तुमने क्या देखा? साहब, बड़ा खौफनाक सीन था। मैंने देखा कि अपने बाप पे जान छिड़कने वाला फंदी खटिया पे चढ़कर उसका गला घोट दिया है। तो तुमने उसे रोका नहीं? जो जब तक हम रोकते वो अपने बाप का काम तमाम कर चुका था। उसकी औरत कहाँ थी? साहब, बात ऐसा है कि घर में चावल नहीं था, वही मांगने के लिए पड़ोस में गई थी। अच्छा, सच सच बताना, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि फंदी ही अपने बाप का गला घोट रहा है? जी हाँ। That's over my lord. क्या बचाव के वकील गवाह से कोई सवाल करना चाहते हैं? Yes, your honor. तुम क्या काम करते हो? वैसे तो हुजूर हम क्लीनर हैं, पर खुदा की मेहरबानी रही तो ड्राइवर बन जाएंगे। तुमसे जितना पूछा जाए उतना का ही उत्तर दो। जी अच्छा। तुम फंदी के घर की हालत से अच्छी तरह परिचित थे? जी हाँ। क्या फंदी को पैसे की बहुत तंगी थी? बात सही है हुजूर, उसकी हालत बहुत पतली थी। क्या उसकी नौकरी छूट गई थी? जी हाँ। तुम उस दिन जब गए फंदी के यहाँ तो उस वक्त कितने बजे थे? 8 बजे थे हुजूर। तुम्हारे पास घड़ी थी? नहीं थी साहब। तो जब तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि उस वक्त 8 ही बजे थे? साहब, अंदाज से कह सकता हूँ साहब। अच्छा, जब तुम उसके घर में गए तो तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि फंदी अपने बाप का गला घोट रहा है। अच्छा, उसके घर में रोशनी थी या अंधकार था? बहुत हल्की रोशनी थी साहब। तो इतनी हल्की रोशनी में तुमने देख लिया कि फंदी अपने बाप का गला घोट रहा है? जी हाँ। अभी अभी तुमने कहा कि फंदी अपने बाप पर जान छिड़कता था। साहब, वो तो मैं भी कहता हूँ। तो जब तुमने ये देखा कि फंदी अपने बाप का गला घोट रहा है तब तो तुम ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जी हाँ। और थोड़ा अविश्वास भी। जी। That's over my lord. लीजिए वकील साहब, हसरत की गवाही पूरी हो गई। हाँ, तुम्हें क्या लगता है हसरत कल कोर्ट में इसी तरह गवाही देगा? जी हाँ, बिल्कुल इसी जुबान में। तब तो ठीक है। अब सरकार की ओर से गवाह नंबर दूसरे में डॉक्टर को पेश किया जाएगा।
पर वकील साहब, मैं डॉक्टर की गवाही नहीं दे सकता हूँ। क्यों? डॉक्टरों के बारे में मेरी समझ नहीं है। अरे तुमसे जो पूछा जाएगा उसका उत्तर दे देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जी अच्छा। चलो आ जाओ। आपका शुभ नाम? डॉक्टर चंद्रभूषण। मरहूम भगत राम का पोस्टमार्टम आपने ही किया था? जी हाँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि हत्या गला घोट कर की गई है। क्या मौत उसी वक्त हो गई थी? जी हाँ बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, यदि कानून आपको इस बात की इजाजत दे कि फंदी के बाप को जहर देकर मार दिया जाए, तो आप क्या करते हैं? देखिए, मैं ऐसे रोगियों को उनकी रजामंदी में मैं मौत देने में कोई हर्ज नहीं मानता। क्या बचाव के वकील डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं? नो योर ऑनर। क्यों वकील साहब, आप डॉक्टर साहब से सवाल क्यों नहीं करना चाहते? डॉक्टर से सवाल मैं कल कोर्ट में करूंगा। तो आपका क्या ख्याल है वकील साहब, क्या मेरा मुकदमा इतना ही होगा और इतने में मैं बच जाऊंगा? नहीं, मुकदमा इतने में ही खत्म नहीं होगा। अभी बचाव के गवाह होंगे, फिर जिला होगी। वकील साहब, तो अब गवाही में अगला गवाह किसे लाएंगे? उस खान को। हुजूर, उस करामतुल्लाह खान को? हाँ। हुजूर, उसकी सूरत से मुझे नफरत है। शायद आपको उसके ब्याज का दर का अंदाजा नहीं है। अरे मैं यही तो सिद्ध करूंगा कि तुमने अपने बाप की इलाज कराने के लिए बहुत सी कोशिश की और कर्ज भी लिया। वकील साहब, जब मैं अपने बाप का गला घोट रहा था, केवल ये चाहता था कि मेरा बाप मर जाए और उसे हमेशा के लिए दर्द से छुटकारा मिल जाए। हाँ वकील साहब, शायद आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। तुम ऐसा क्यों सोचते हो भाई? ले जीवन बीड़ी पी। और माचिस? हाँ, बीड़ी जलाकर माचिस वापस कर देना। माचिस क्यों वापस करूं? अरे कत्ल के कैदी के पास माचिस रहना जुर्म है। क्यों वकील साहब? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। पर मैं दूसरी बीड़ी कैसे जलाऊंगा? अभी मैं मर नहीं न गया हूँ, जब जरूरत पड़े तो मांग लेना। वकील साहब, मेरा तो एक ही उसूल है, चाहे कुछ भी हो जाए, कानून अपनी जगह से नहीं हिल सकता है। आपका कहना ठीक है। चल ला, माचिस वापस कर। हेलो, आपका क्या ख्याल है वकील साहब, खान अपने मुकदमे में पैरवी करेगा? कहीं 5,000 रुपए डूबने के डर से उल्टा तो नहीं बोलने लगेगा? मुझे कोर्ट में केवल ये सिद्ध करना है कि तुमने अपने बाप की इलाज के लिए कर्ज लिया। बस ये सिद्ध हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए खान को भी निपटाते हैं। चलो आ जाओ। तुम्हारा नाम? करमतुल्लाह खान होता जी। तो तुम खान हो। ऐसा क्यों पूछता जी, हम असली खान का असली बच्चा है जी। तुम यहाँ कब से रहते हो? हम इधर जी पैदा हुआ था। तुम फंदी को जानते हो? जी हाँ। क्या तुमने उसे कर्ज दिया था? दिया था ना साहब। कितना? 5,000 रुपये साहब। और ब्याज की दर क्या थी? ब्याज की दर तो बहुत मामूली लेता साहब, रुपया सैकड़ा। क्या फंदी तुम्हें ब्याज की दर सही से देता था? शुरू में तो दिया, पर बाद में नहीं। वो कहता था कि उसका बाप बहुत बीमार है, इसलिए घर में खाने को कुछ नहीं है। क्या वो बहुत परेशान था? हमको नहीं मालूम साहब, परेशान तो साला हम था। हमारा 5,000 रुपया। That's over, my lord. लीजिए वकील साहब, हसरत एक कर्ज वाली बात सिद्ध हो गई। हाँ, कर्ज वाली बात सिद्ध हो गई। वकील साहब, अब अगला गवाह? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों वकील साहब? मैं तो जज के रूप में सोच रहा था कि आप तो किसी नतीजे पे पहुंचे ही नहीं। लो, यही तो तुम भूलते हो। क्या मैंने तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं जमा दी कि कत्ल करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था? हाँ? मैं अदालत में यही सिद्ध करूंगा। वकील साहब, जब मैं अपने बाप का गला घोट रहा था, तो मैं केवल ये चाहता था कि मेरा बाप मर जाए और उसे हमेशा के लिए दर्द से छुटकारा मिल जाए। वकील साहब, मेरे बाप की हालत उस कैदी की तरह हो गई थी जिसे फांसी तो हो गई हो, पर तारीख न तय की गई हो। वकील साहब, मैं अभी भी कहता हूँ, आप मेरे पचड़े में मत पड़िए, मत पड़िए।
मुझे कोई नहीं बचा सकता। फंदी, वकील साहब कहाँ गए? जरा जेलर साहब के पास गए, बस आते ही होंगे। कहो आज कोर्ट में कैसा है? ठीक है वार्डन साहब। क्या बात, तुम आज बहुत उदास हो? नहीं वार्डन साहब, नहीं, जरूर कोई बात है, बताओ क्या हुआ? वार्डन साहब, आज कोर्ट में मेरी घरवाली नहीं आई। पता नहीं क्यों नहीं आई। आई होगी, बैठी होगी किसी कोने में। नहीं वार्डन साहब, वो नहीं आई मणि, थी। घर थे। मेरा बेटा भी नहीं आया था। अभी पता नहीं कन्हा क्यों पर नहीं बाहर आया गए वार्डन साहब। कन्हा अरे पर नहीं आई तो नहीं आई, इसमें कौन सी बड़ी बात है और क्या फर्क पड़ता है फंदी? फर्क पड़ता है वार्डन साहब। दुनिया तो सोचती है कि मैंने अपने बाप का कत्ल किया। मैं दुनिया की परवाह नहीं करता। दुनिया की जबान ने किसे नहीं काटा है। और वार्डन साहब, कहीं मेरी घरवाली तो मुझे खूनी नहीं ना समझने लगी है। अब सोचने समझने से क्या होगा? लो बीड़ी पियो। वार्डन साहब, मैं केवल एक विश्वास के सहारे जी रहा हूँ कि मेरी घरवाली और मेरा बेटा ना मुझे खूनी समझे। वार्डन साहब, हाँ, कोई मेरी घरवाली ने मुझे खूनी नहीं ना समझने लगी है। अरे ऐसा कोई बात नहीं है। लगता है जेलर साहब आ रहे हैं, जल्दी माचिस लाओ। मुझे यहाँ देखेंगे तो डांटेंगे। फंदी, मैं तुम्हें एक बुरी खबर सुना दूं। क्या आपको फैसला मालूम हो गया है ना? फांसी? नहीं, तुम्हारी बीवी अस्पताल में है। उसे क्या हो गया? वकील साहब, कोर्ट की तरफ आ रही थी, रास्ते में कान के नीचे आ गई। और मेरा बेटा? उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। चलिए वार्डन वकील साहब, मेरी घरवाली आज कोर्ट में नहीं आई थी तो न जाने मैं क्या क्या सोच रहा था। पर नहीं, वही तो है संसार में जो मुझे बेगुनाह समझता है। आज तुम्हारे मुकदमे का जो कबारा हुआ देखा तुमने? अपनी हर बात उल्टी पड़ रही थी। कल हमने जो यहाँ तैयारी की थी बिल्कुल बेकार गया। तुम तो कह रहे थे कि हसन तुम्हारी ओर से बोलेगा, पर वो तो तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ बोल रहा था। तुम्हें शराबी, स्मगलर और न जाने क्या क्या बताने लगा। और वो खान, उसने तो साफ इनकार कर दिया। उसने मुझे कर्ज भी दिया है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। हाँ, और सरकारी वकील ने इसे सिद्ध भी कर दिया कि तुम्हें पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। तुमने अपने बाप को इसलिए मार डाला ताकि उसकी बीमारी के पीछे जो भी तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं उसका भी तुम शराब पी सको। पर ये कितना झूठ है वकील साहब। मैं क्या कर सकता था? पर आज कोर्ट में सिर्फ भोला ने साथ दिया। बोला नहीं साथ दिया? हाँ, अगर सबसे ज्यादा तुम्हारे मुकदमे को किसी ने नुकसान पहुंचाया है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ भोला ने पहुंचाया है। नहीं वकील साहब, जो सही है उसने वही कहा। मुझे आपके बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं होता तो एक काम करो, खड़े हो जाओ कटघरे में, और सरकारी वकील ने जो भोला से सवाल किए थे ना, वही सवाल मैं तुमसे करता हूँ, और जो जवाब भोला ने दिए थे वो जवाब तुम देना। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। चलिए मैं तैयार हूँ, पूछिए। आ जाओ। योर ऑनर, इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह भोला वल्द काशीनाथ से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। तुम्हारा नाम भोला वल्द काशीनाथ है? जी हाँ। तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहले नागपुर में रहता था, अभी इधर ही रहता हूँ। तुम क्या काम करते हो? हमारी करता हूँ साहब। फंदी कौन सा काम करता था? ट्रक चलाता था कहाँ? नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? तो कंपनी में नहीं निकाला साहब, उसने खुद ही छोड़ा। क्यों? कंपनी वाले बोले कि गांजे की स्मगलिंग करो, तो उसने मना कर दिया। इसीलिए इस बात का क्या सबूत है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले गांजे की स्मगलिंग करते थे? साहब, सबूत खोजना सरकार का काम है, हमारा नहीं। अच्छा, फंदी ने नौकरी के लिए कहाँ कहाँ कोशिश की? कहाँ कहाँ कोशिश नहीं की साहब, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिली। तो उसका गुजारा कैसे चलता था? उसने अपनी औरत के गहने बेचे साहब। फंदी का बाप बीमार था? हाँ साहब, बहुत बीमार था, उसको कैंसर था।
क्या उसने अपने बाप को बम्बई में भर्ती कराया था? हाँ कराया था साहब। पर उसके पास तो पैसे नहीं थे। उसने कर्ज लिया साहब। किससे? वो करमतुल्ला खान है ना साहब, हाँ। उसी से। अच्छा, और ब्याज की दर क्या थी? ब्याज की तो बहुत ज्यादा था साहब, 5 रुपया। अच्छा, ये बताओ कि अस्पताल में मुफ्त में इलाज होते थे या पैसे लगते थे? वैसे तो अस्पताल फोकट का था साहब, फिर भी पैसे लगते थे। अच्छा, बॉम्बे का डॉक्टर और क्या बोलता था? हिंदी बोला कि बम्बई का डॉक्टर 2000 रुपया फीस लेने के बाद बोला कि उसका बाप नहीं बचेगा, इसलिए वापस ले जाओ। तो वापस लाकर अपने बाप को कहाँ रखा? घर में रखा साहब। क्यों? अस्पताल में क्यों नहीं रखा? अस्पताल का डॉक्टर बोला कि उसका बाप 1 महीने का भीतर मर जाएगा, इसलिए घर पे चैन से मरने दो। तो फंदी का बाप घर पे चैन से मर सकता था? हाँ साहब। फंदी के पास इंजेक्शन लगाने के लिए पैसे नहीं थे, नहीं थे साहब। पर मौत देने के लिए हाथ थे। हाँ साहब। उन हाथों का उसने क्या किया? अपने बाप का गला घोट दिया साहब। That's all, my lord. अब समझ में आया कि सरकारी वकील ने भोला के मुंह से क्या निकलवा दिया? हाँ वकील साहब। पता है, जब भोला अदालत से निकल रहा था तो क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? रो रहा था और कह रहा था कि उसकी बेवकूफी के वजह से फंदी को फांसी हो जाएगी। वकील साहब, फंदी बच जाएगा ना? मैं क्या कह सकता हूँ वाटर साहब? कल आपने जो यहाँ तैयारी की थी वकील साहब, वो शायद काम आई होगी। और वकील साहब मैं देख रहा हूँ कि फंदी बेगुनाह है वकील साहब, इसे बचा लीजिए। क्यों वाटर साहब, आपको मुझ पर दया आती है ना? ये भी कोई कहने की बात है फंदी? तो पिलाइए इसी बात पे भी। देखा वकील साहब, देखा कितना बदमाश है। मैं तो कहता हूँ इसे जरूर फांसी कराइए। तुम लोगों को यहाँ मजाक सूझ रहा है और मेरा सत्यानाश हो गया। आपका क्या सत्यानाश हो गया वकील साहब? फांसी तो मुझे होगी, आपको नहीं। फंदी, मुकदमा हारने में वैसे ही मैंने बहुत से नाम कमाए हैं। अगर ये भी मुकदमा हार गया तो क्या होगा वकील साहब? आपकी फीस तो पक्की है। अरे फीस को मारो गोली, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हो। कभी सोचा है कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? उनकी फिक्र छोड़िए वकील साहब, हम सब गरीब लोग हैं, हम सब अपनी मजदूरी का खाते हैं। अभी मेरा बेटा 9 साल का है, 1-2 साल में टैक्सियां पोछने लगेगा, मुझे उनकी फिक्र नहीं है। चल माचिस वापस कर ला। भले आदमी की जान चली जाए पर आपका कानून टस से मस नहीं होने वाला। हाँ, जानते हो फंदी, केवल मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अदालत में ये सिद्ध नहीं कर सका कि तुमने अपने बाप के इलाज कराने की बहुत कोशिश की। हाँ वकील साहब, मैं अपने बाप को मुंबई ले गया था, हसरत भी मेरे साथ था। हसरत भी तुम्हारे साथ था? हाँ। पर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आपने तो कभी मुझसे पूछी ही नहीं। आपने तो मुझे यहाँ खान बनाया, जज बनाया, वकील भी बनाया, पर कभी आपने मुझे मुजरिम नहीं बनाया। वकील साहब, मुंबई का बड़ा डॉक्टर जिंदा है, यहाँ का डॉक्टर जिंदा है, जिसने मेरे बाप को देखने के रूप में फीस ली थी। आपने उन्हें क्यों नहीं खड़ा किया अदालत में? हाँ, उन्हें खड़ा किया जा सकता था, पर मैं जब भी अदालत में खड़ा होता हूँ, न जाने मुझे क्या हो जाता है। मुझे आता सब कुछ है और मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो तो मैं देख रहा था वकील साहब, जब सरकारी वकील अपनी बात कहने के लिए उठा तो आपका चेहरा कैसे गिर गया था। मैंने केवल ये बात इसलिए छुपाई कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ फंदी कि मेरे इतना मुकदमा जानने वाले बहुत कम लोग होंगे। मेरे जितना घबराने वाला शायद एक भी ना होगा। तुम्हें पता है, लोग कहते हैं कि मुझे वकीली छोड़ चने बेचने चाहिए। नहीं पता रोजाना मुझे कितना अपमान सहना पड़ता है। लोगों को मारिए गोली वकील साहब, लोग तो मुझे भी खूनी समझते हैं, पर मैं लोगों की परवाह नहीं करता। मैं केवल इस बात का परवाह करता हूँ कि मेरी घरवाली और मेरा बेटा ना मुझे खूनी समझे।
आपको भी सिर्फ इस बात का परवाह होना चाहिए कि आपका मुवक्किल आपको बेईमान समझे। तुम मुझे बेईमान नहीं समझते? वकील साहब, आपको बेईमान समझकर मुझे नरक में थोड़े ही जाना है। इंसान की अच्छाई और बुराई की पहचान उसके इरादों से होनी चाहिए। क्या कहा? इरादा? ओह, यही तो मैं भूल गया फंदी। मुझे इरादे पर सवाल उठाने चाहिए थे। हाँ, इरादे पर। अचरज है वकील साहब, आपको यहाँ हर बात याद रहती पर कोर्ट में नहीं। अरे चले आए तो कल आप इरादे का सवाल उठाएंगे? आ गया विनोद। नहीं, अब मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। तो चलिए कल की तरह तैयारी कर लेते हैं। बताइए मुझे क्या बनना है? क्या फायदा फंदी? मैं हमेशा तैयारी करता हूँ और हमेशा यही होता है। तो क्या आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे? नहीं, मैं वकीली छोड़ सकता हूँ फंदी, पर तुम्हारा साथ नहीं। तो वकील साहब, अब क्या करेंगे? मैं बैरिस्टर गंगानाथ को तुम्हारी ओर से खड़ा करूंगा। हाँ, वो यहाँ के सबसे बड़े वकील हैं। पर फीस कहाँ से आएगी? मैं दूंगा। आप देंगे? हाँ। लेकिन क्यों? मुझे बता देना आपको क्या मिल जाएगा। मुकदमा जीतने का सुख जो मुझे आज तक नहीं मिला। पर तब तो मुकदमा जीतेंगे बैरिस्टर गंगानाथ। नहीं, तुम मेरे मुवक्किल हो, इसलिए जीत मेरी होगी, न कि उस बैरिस्टर गंगानाथ। वकील साहब, एक अच्छी खबर लेकर के आया हूँ। क्या खबर लाए? नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक पकड़ा गया। ट्रक में क्या पकड़ा गया है? 10 बोरे गांजे। अभी जिला साहब के कमरे से खबर आ रही थी। 10 बोरे गांजे? जी। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। फंदी, तुम देखना, बैरिस्टर गंगानाथ इसका फायदा जरूर उठाएंगे। मैं जाता हूँ और जेलर से बात करता हूँ, तुम जरूर बच जाओगे। चले मिठाई खेल। हाँ, और मिठाई। फादर साहब, टाइम क्या हुआ? अभी 7 बजे। देखिए ना, मुझे यहाँ बिठा के वकील साहब जेलर साहब से क्या खुसूर कर रहे हैं। तुम्हारा वकील है, तुम जानो। कहो आज कोर्ट में कैसा रहा? फर्स्ट क्लास रहा ऑर्डर साहब। मतलब समझिए, आज मैं कोर्ट में बेगुनाह साबित हो गया। अरे एकदम से चमत्कार कैसे हो गया? कल तक तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें फांसी होगी। फांसी तो अभी भी होगी ऑर्डर साहब। बेगुनाह साबित होने के बाद भी फांसी? हाँ, अभी तुमने जेल में ये तो नहीं चढ़ा ली है? मजाक नहीं, फांसी तो होगी। लगता है वकील साहब आ रहे हैं, मैं अभी चलता हूँ। आप अस्पताल गए थे? हाँ, मेरी घरवाली कैसी है? ठीक है, अब फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज बैरिस्टर गंगानाथ से कितनी फीस ली? एक भी नहीं। एक पैसा भी नहीं? नहीं। आज तो बैरिस्टर गंगानाथ ने पूरे कोर्ट को थरा दिया था। हाँ, सरकारी वकील का चेहरा देखा था तुमने? कैसे कांपने लगा था। वकील साहब, आज कोर्ट की एक एक बात मेरी आंखों के सामने घूम रही है। मेरे आंखों के सामने ठीक 11 बजे जज साहब आ गए। कोर्ट में कितना सन्नाटा था। वकील का चेहरा चमक रहा था। हाँ, उसने मेरी ओर देखा और आपकी तरफ देखे कितने बेहुदा ढंग से मुस्कुराया था। हाँ, और इस पर जज साहब ने कहा, आप जिरह कर सकते हैं। ऑर्डर। योर ऑनर, अदालत सरकारी और बचाव के गवाहों को सुन चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि फंदी ने ही अपने बाप की हत्या की, और हसरत की गवाही से यह स्पष्ट है कि फंदी ने ही अपने बाप की हत्या की।
इसलिए योर ऑनर, इसमें कोई संदेह नहीं कि फंदी ने अपने बाप की हत्या की। इस पर बैरिस्टर गंगानाथ गरज उठे। योर ऑनर, सबसे बड़ा सवाल है हत्या का। यस योर ऑनर, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि फंदी का भी इरादा अपने बाप की हत्या करने का ही था। योर ऑनर, सरकार की ओर से जो इस मुकदमे के तथ्य आपके सामने रखे गए हैं, इससे ये कहीं सिद्ध नहीं होता कि फंदी का इरादा अपने बाप की हत्या करने का था। सरकार की ओर से जो कुछ पेश किया गया है, उसे चुनौती देने के लिए मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं जो इस मुकदमे पर फिर से विचार करने पर बल देंगे। ये देख लीजिए योर ऑनर, 2000 रुपए की रसीद जो बंबई के विख्यात डॉक्टर देवेंद्र नाथ ने फंदी के बाप को देखने के रूप में दी थी, और ये रही उसकी रिपोर्ट। अब मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे हसरत से कुछ सवाल करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। तुम्हारा नाम? हसरत में आया हुजूर। तुम फंदी को जानते हो? फंदी तो अपने बचपन का दोस्त लिया है हुजूर। क्या अभी वो तुम्हारा दोस्त है? खुदा का नाम लीजिए हुजूर, उस जैसे कातिल से कौन दोस्ती रखेगा? क्यों? जब देखिए तो मारपीट की बात करता है। तुमसे कभी मारपीट की? नहीं। किसी और से मारपीट की? हाँ की। किससे? अपने बाप से। तुमने देखा? नहीं सुना। किससे सुना? बहुतों से सुना साहब। अच्छा, दो चार के नाम बताओ। जी अभी बताता हूँ। याद कर दो। जी योर ऑनर, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि फंदी के जिससे झगड़ा हुआ है उससे एक भी नाम याद नहीं है। तुम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर हो? जी। फंदी वहां का ड्राइवर था? जी हाँ। फंदी के मालिक से फंदी का कभी झगड़ा हुआ? नहीं साहब। तो फिर उसे नौकरी से क्यों निकाला गया? उसने अपने मालिक का कहना नहीं माना। कौन सा कहना नहीं माना? ट्रक ले जाने का। कहाँ? मुंबई साहब। ट्रक में क्या लगा था? गुड़ लगा था साहब, गुड़। क्या गुड़ लदे ट्रक को इससे पहले बंबई का भी ले गया था? जी हाँ ले गया था। तो फिर उस दिन ले जाने से क्यों मना कर दिया? हमको नहीं मालूम साहब। क्या ट्रक में गुड़ के साथ गांजा भी लगा था? हमको नहीं मालूम साहब। सही सही बताना। क्या पिछले साल नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक गांजे की स्मगलिंग में पकड़ा गया था? जी। कल शाम को इसी प्रकार कोई ट्रक पकड़ा गया? जी सुना तो है। योर ऑनर, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले गांजे की स्मगलिंग करते थे। फंदी और उसके बाप को साथ साथ शराब पीते देखा तुमने? जी देखा तो है। साथ साथ शराब पीने वाले क्या दुश्मन होते हैं? नहीं साहब। तो क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। योर ऑनर, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि फंदी और उसके बाप के संबंध दोस्तों जैसे थे। उस दिन तुम फंदी के यहाँ जब गए तो तुमने क्या देखा? मैंने देखा साहब कि फंदी अपने बाप का गला घोट रहा है साहब। अच्छा, उस समय उसके घर में रोशनी थी या अंधकार था? बहुत हल्की रोशनी थी साहब। दिए की या लालटेन की? दिए की। तो इतनी हल्की रोशनी में तुमने देख लिया कि फंदी ही अपने बाप का गला घोट रहा है? जी जी। अच्छा, अभी अभी तुमने कहा कि फंदी अपने बाप पर जान छिड़कता था। जी जी साहब। अच्छा, कोई तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मारने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? मैं तो जी जान रहा दूंगा। वैसे किसी को मजाल नहीं साहब जो मेरे गले को पकड़े। तो फंदी का बाप अपनी जान बचाने के लिए जी जान लड़ा रहा था? नहीं साहब। तो क्या कर रहा था? चुपचाप पड़ा था साहब। अच्छा, मान लो कि तुम मरना चाहो और चाहो कि कोई तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार दे, तो तुम क्या अपनी जान बचाने के लिए जी जान लड़ा दोगे या फिर? नहीं, चुपचाप पड़ा रहूंगा साहब और गला घोटने वाले की मदद करूंगा। योर ऑनर, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि फंदी का बाप कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा था। वो चुपचाप पड़ा था ऐसे जैसे उसकी मौत में मर्जी थी। ठीक है, अब मैं डॉक्टर से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आपका नाम डॉक्टर हरपाल सिंह है? जी हाँ। फंदी को जानते हैं? जी हाँ। कैसे? मैंने उसके बाप को इंजेक्शन लगाए। उसके बाप को कौन सी बीमारी थी? कैंसर था। आप घर जाकर इंजेक्शन लगाने की कितनी फीस देते? 500 रुपये। क्या फंदी आपको बराबर फीस देता था? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। यदि कानून आपको इस बात की इजाजत दे कि आप फंदी के बाप को उसके दर्द से छुटकारा देने के लिए जहर देकर मार दें, तो आप क्या करते? देखिए, मैं ऐसे रोगियों को उनकी रजामंदी में मौत देने में कोई हर्ज नहीं मानता। That's over, my lord. अब सबसे अहम सवाल ये है कि फंदी
कैसा आदमी है? हजरत से पूछे जाने पर कि वो एक भी ऐसे इंसान का नाम बताए जिससे फंदी का झगड़ा हुआ हो, तो योर ऑनर वो इसके दोस्त होने का दावा करने के बाद भी वो एक भी इंसान का नाम नहीं बता सका जिससे फंदी का झगड़ा हुआ हो। इससे साफ जाहिर होता है कि फंदी अमन और चैन की जिंदगी जीने वाला इंसान है। और नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी की नौकरी उसने इसलिए छोड़ी क्योंकि ये कानून से डरता भी है, जिससे स्मगलिंग में अपने भागीदारी नहीं की। योर ऑनर, अपने बचाव में किए गए वार या कत्ल को कानून जुर्म नहीं मानता, लेकिन अगर कोई पूरे अपने होशो हवास में किसी का कत्ल करे तो उसे हत्या नहीं तो और क्या कहेंगे? योर ऑनर, मुझे अपनी बात पूरी करने की इजाजत दी जाए और मुजरिम के वकील साहब से कहा जाए कि बीच में ना बोले। आप बीच में ना बोलिए। तो योर ऑनर, इस मुकदमे का सबसे अंतिम और अहम सवाल यह है कि फंदी को अपने बाप की हत्या करने से क्या लाभ होने वाला था? क्या उसे कोई जायदाद मिलती या कोई ओहदा मिलता? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बंबई के डॉक्टर ने कहा कि फंदी का बाप बंबई से आने के बाद वो कभी भी मर सकता है, और रोगी जानता है कि उसे एक छोटा पीड़ा और छटपटाहट का एक समय काटना है। सब चाहते हैं कि रोगी को छुटकारा दे दिया जाए, पर ऐसे समय में कानून असहाय अवस्था में क्यों खड़ा है? वो मनुष्य को ऐसी असाध्य पीड़ा से छुटकारा देने की अनुमति क्यों नहीं देता? जबकि फंदी का बाप रो रो कर चिल्ला चिल्लाकर गिड़गिड़ा कर फंदी से मौत की भीख मांग रहा था। योर ऑनर, अब मैं अदालत से ये कहना चाहूंगा कि इस मुकदमे में जो भी नई चुनौतियां और मानवीयता का जो प्रश्न आया है उसे ध्यान में रखें और फैसला करें। थैंक यू योर ऑनर। तो इस तरह बैरिस्टर गंगानाथ ने पूरे कोर्ट में समा बांध दिया था। वार्डन साहब, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे मुकदमे को लेकर इतना बड़ा कानूनी सवाल उठाया जाएगा। वकील साहब, हाँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जज साहब कार्रवाई से पहले उठ के क्यों चले गए? जज साहब, मुझे भी कुछ परेशान है। वकील साहब, अब तो मेरा मुकदमा हो गया, अब सिर्फ फैसला रहना बाकी है। आपका क्या ख्याल है, मैं बच जाऊंगा ना? देखो फंदी, यदि कानून की आत्मा में मनुष्यता हुई तो तुम जरूर बच जाओगे, और यदि कानून की आत्मा में पत्थर हुआ तो तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। तब तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, और मुझे फांसी होगी, जरूर होगी मुझे फांसी। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कानून में सत्य के लिए लड़ने वाले लोग भी तो हैं, क्या तुम्हें उन पर विश्वास नहीं? अरे वही तो सत्य की जीत कराते हैं।